हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज थोड़ा बाहर आया था। अभी ईस्टर का छुट्टी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि एक इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो आपसे कर लूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि किसी का XYZ सैलरी है तो उसमें से कितना सेविंग होगा, तो मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा। और मैं ये भी डिस्कस करूँगा मोस्ट ऑफ़ द इंडियंस का कितना सैलरी है, वो कौन से प्रोफेशन में है, और कितना मंथ के एंड में कितना पैसा सेव हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम इंडिया से अच्छे पैकेज छोड़ के इधर आएंगे स्वीडन में, और देखा जाएगा तो अगर कुछ सेव ही नहीं हुआ तो क्या मतलब हो जाता है। तो मैं वो सारा कुछ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो अभी देखिए, जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस आता है तो वो टेक बैकग्राउंड का ही होता है। आइदर कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करता है, अदरवाइज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिज़ाइन डेवलपमेंट, PDM, PLM, CAD, CAM, CAE, ये जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कामकाज है वही करते हैं इंडियंस, खास करके जो जॉब लेके आते हैं यूजुअली। क्योंकि जो भी ये सब टेक रिलेटेड लोग हैं, उनका जो उनका डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है, और उतना लोग भी नहीं है। एक तो पॉपुलेशन भी बहुत कम है, फिर नए नए लोग उसी प्रोफेशन में, नए नए जो प्रोफेशन है उसमें है नहीं। और आप लोगों को पता है, स्टॉकहोम ऐसा एक सिटी है जहाँ पे बहुत सारा स्टार्टअप्स ओपन होता है, बहुत बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, तो उनको टेक के लोग लगते रहते हैं। फिर स्टॉकहोम के बाद गोथेनबर्ग में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हमेशा ये जो है ये डिमांड रहता ही है। तो अभी अभी क्या होता है, जो यहाँ पे लोग मिलते नहीं है, तो कोई भी स्वीडिश एम्प्लॉयर मान लीजिए 10 डेज़ के लिए वो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे रन करता है। तो 10-20 डेज़ उनको कोई नहीं मिला तो वो स्वीडन के बाहर देखता है। फिर मान लीजिए स्वीडन के बाहर कोई और यूरोपियन कंट्री से भी नहीं मिला, तो बाद में वो एशियन कंट्रीज़ में से लोगों को ऑफ़र करना शुरू करता है। और ये सारा कुछ होता है लिंक्डइन, इंडीड, इसके थ्रू ही। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स जो भी इधर आ रहे हैं अभी, वो सारे लोगों को मैंने जब पूछता हूँ मैं, तब सभी बोलते हैं सभी लिंक्डइन और इंडीड इनके थ्रू ही अप्लाई किया था। और फाइनली 2-3 राउंड का इंटरव्यू होता है, फिर बाद में सिलेक्शन होने के बाद कंपनी सब कुछ स्पॉन्सर कर देता है। मतलब आपका आना, इधर स्वीडन में आना, रिलोकेशन, फिर इनिशियल को 1-2 महीने के लिए घर ढूंढ के देना, ये सब कुछ जो है वो कंपनी कर देती है। तो आपको एक भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं। सेम मेरे केस में भी था, मेरा एक भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं। अब आता हूँ मैं सैलरी में। तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस जिनको ऑफ़र मिलता है ना, वो 40 से लेके 50,000 स्वीडिश क्राउन्स के बीच में ही मिलता है। किसी किसी का ज़्यादा भी होता है, जो एक्सपीरियंस ज़्यादा है या कोई निश फील्ड में है। तो मेरा सैलरी भी 45 से लेके 50,000 क्रोना के बीच में है। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज होता है कंपनी में, तो आप एक एग्जैक्ट जो नंबर है वो रिवील नहीं कर सकते। तो 45 से लेके 50,000 स्वीडिश क्राउन्स के बीच में ही है, जो अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है 4,500 यूरो से लेके 5,000 यूरो के बीच में। ये गोथेनबर्ग में मैं मेनली बता रहा हूँ। स्टॉकहोम में थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी चलता हूँ, फिर इतना जो ये जो सैलरी है ये मिलने के बाद हाथ में कितना आता है अप्रॉक्सीमेटली। तो स्वीडन में मैं बता दूँ, हर एक जगह पे अलग अलग टैक्स है, हर एक कम्यून का अलग टैक्स है। तो हमारे इसमें 32% का जो टैक्स है वो लग जाता है मेरे इसमें। तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस का इन हैंड जो है ना, वो 28-29,000 से लेके 35-36,000 के बीच में होता है, इसी बीच में होता है। तो आप हिसाब कर लीजिए। और स्वीडिश क्राउन टू यूरो, वो उसका जो कन्वर्जन है वो भी बहुत इजी है। तो एक्चुअली 10 स्वीडिश क्राउन्स इज इक्वल टू 1 यूरो, आप पकड़ सकते हैं। तो 1000 स्वीडिश क्राउन्स इक्वल्स टू 100 यूरो हो जाता है। 1000 स्वीडिश क्राउन्स 100 यूरो, तो उसी हिसाब से 4,500 टू 5,000 यूरो, यानी 45,000 स्वीडिश क्राउन टू 50,000 स्वीडिश क्राउन्स। तो जो कन्वर्जन है बहुत ईजी है। और मैंने इतने 4-5 साल में जो मैंने देखा है, जो स्वीडिश क्राउन्स का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते कंपेयर टू यूरो, सेम रहता है, ऑलमोस्ट 10 के मल्टीपल से ही रहता है, और ज़्यादा वेरी भी नहीं करते। तो हम लोग कभी भी जब यूरो कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, तो वहाँ पे हमारा जो है ना कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाता है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो अभी मैं खर्चे के बारे में बताता हूँ। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया था।
तो मान लीजिए आपको इन हैंड 28-29,000 से लेके 34-35,000 तक मिल रहा है इन बिटवीन। इन हैंड सैलरी का बात करो तो आपका जो घर का खर्चा रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली, मतलब सिर्फ रेंट बता रहा हूँ मैं, घर का बाकी कुछ नहीं, सिर्फ रेंट। अगर फैमिली लेके आ रहे हैं तो आपको जो मिनिमम घर लेना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, तो उसका रेंट आई थिंक 10.5 से लेके 12 के बीच में रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके कम में भी मिलता है लेकिन बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन 10,500 स्वीडिश क्राउन से 12,000 स्वीडिश क्राउन के बीच में आपको मिल जाएगा। ज़्यादा भी मिल सकता है इनिशियल डेज में। और मैं बोलता हूँ ये अगर आप कोई भी फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो 10,000 वगैरह भी उतना ही रहेगा आपका। 10,500 से लेके 12,000 ही रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। और फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी इंक्लूडेड नहीं रहता है, कोई भी फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा उसमें। अगर आप सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं तो उसका रेंट अराउंड 12,000 से 14,000 के बीच में मिलेगा। तो वहाँ पे हो सकता है जो लैंडलॉर्ड है वो आपको सारा फर्नीचर और इंटरनेट उसमें दे दे और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूड कर दे उसी में। तो आप समझ लेना। फिर इनिशियली आपको 1-1.5 साल तो सेकेंड हैंड में ही रहना पड़ेगा, जिसमें प्राइवेट लैंडलॉर्ड के थ्रू आपको घर मिल जाएगा, जैसे मैं भी रहा हूँ ऐसे ही। बट जैसे ही आपका थोड़ा दिन हो जाता है उसमें क्या होता है, आप जो होम सर्चिंग जो वेबसाइट्स है उसमें आपका नाम रजिस्टर कर लेते हैं इनिशियली आते ही। उसके ऊपर भी मेरा चैनल में वीडियो है, आप देख लेना। तो वो जो एक्चुअली पूरे यूरोप में भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में सिटीज़ में होम हाउस सर्च करने के लिए एक स्पेशल क्यू मेंटेन होता है एक वेबसाइट पे। तो उसमें रजिस्टर इधर थोड़ा सा पैसा भी देना पड़ता है कोई जगह पे, और कोई जगह पे एब्सोल्युटली फ्री है। तो स्वीडन में गोथेनबर्ग में हम लोग जो यूज़ करते हैं होम क्यू बोल के एक वेबसाइट है, homeq.ac और boplats.ac। तो आते ही आप इसमें आपका नाम रजिस्टर कर लेना। तो जैसे ही आपका थोड़े दिन आप क्यू में रहेंगे, आप 1-1.5 साल के बाद होपफुली होम क्यू से आपको घर मिल जाएगा 1.5-2 साल के बाद, डिपेंडिंग उस समय का सिचुएशन क्या रहेगा। तो वो जो घर है उसमें आप कितना भी टाइम रह सकते हैं। यूजुअली सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे लैंडलॉर्ड आता है तो वहाँ पे आप ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। 1 साल के बाद इधर रेंट इंक्रीज करेगा, अदरवाइज़ लैंडलॉर्ड आपको जाने के लिए भी बोल सकता है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है यूजुअली। बट होम क्यू का जो भी घर मिलता है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है आपको। आप लंबा टाइम रह सकते हैं उसमें, रेंट भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, तो बहुत अच्छी तरीके से आप रह सकते हैं। तो आपका सेकेंड थर्ड ईयर से आपका खर्चा थोड़ा सा कम होगा। मान लीजिए तब आपको घर के पीछे 10,500-11 हज़ार सिर्फ रेंट के लिए स्पेंड करना पड़ेगा, और 300-400 क्राउन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इंटरनेट का भी वही 300-400 क्राउन्स वो स्पेंड करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप गाड़ी नहीं रखते तो यहाँ पे 800 क्राउन्स में अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 मंथ का पास मिल जाएगा एक आदमी को। और यूजुअली कंपनी जो है वो आपको फ़ोन दे देती है, तो फ़ोन का बिल आपको करने की ज़रूरत नहीं। उससे आप पूरा जो स्वीडन यूरोप में आप यूरोप में तो नहीं कर सकते, स्वीडन में फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं। यूरोप में कॉल करना है कोई रिलेटिव वगैरह को, उसमें चार्ज लगेगा, तो हो सकता है कंपनी वो अलाउ ना करे। उसके लिए आपको एक सेपरेट फ़ोन मेंटेन करना पड़ेगा। बट स्वीडन में रेगुलर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक फ़ोन आपको मिल जाएगा, फ़ोन प्लस कनेक्शन। यूजुअली सारे कंपनी ये देता है फैसिलिटी। तो ओवरऑल ये खर्चा हो गया। अभी खाना पीना आपके पर्सनल चीज़ है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर हम लोग जैसे 3 जन हैं, मैं, मेरी मिसेस और छोटी बेटी, तो हमको ऑलमोस्ट 4,500 से लेके 5,000 का ग्रॉसरी लग जाता है। थोड़ा बहुत किसी मंथ में कम भी होता है, लेकिन मान लीजिए 3,000 का ग्रॉसरी तो लगता ही है हर महीने में। 3,000 यानी 300 यूरोज़ हो गया, समझ लेना फ्रेंड्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं गाड़ी मेंटेन करता हूँ। गाड़ी का जो कॉस्ट रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,600 रहता है। उसका जो मंथली मैंने लीज़ पे लिया है, लीज़ कॉस्ट और पेट्रोल अलग से। तो ये सारा बेसिक के हिसाब किताब है। तो आप समझ लेना, आपका इंडिया में अगर अच्छा खासा सैलरी है, मान लीजिए आपको 25 लाख के ऊपर पैकेज है, तो आपका हो सकता है 1-2 साल में इंक्रीज़ होके 30 लाख या उसके ऊपर भी चला जाए। तो उस केस में आपका प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा वो आप समझ लेना।
बहुत लोग आजकल बहुत लोगों को ऑफ़र मिला है। तो रिसेंटली बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 10 से 12 लोगों ने मुझे स्पेशली ये पूछा है कि किसी का सैलरी 20 लाख है, 12 लाख है, किसी का 30 लैक्स है। तो वो उनको यहाँ आने के बाद क्या बेनिफिट होगा, ये सब कुछ लोग पूछते रहते हैं। तो आप समझ लेना फ्रेंड्स, ये जो मैंने कैलकुलेशन बताया इससे आप कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से। और इसके अलावा बता दूं, जो 30% या 32% जो भी टैक्स कट रहा है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट, आप हर महीने टैक्स देते हैं, तो हर महीने गवर्नमेंट एक छोटा सा अमाउंट है ना, एक अमाउंट आपका पेंशन फंड में जमा कर देती है। वो अलग से ही कर देती है गवर्नमेंट। तो आप जैसे रिटायरमेंट एज होंगे, तो आपका जो आप सोच रहे पूरा टैक्स जो आप दे रहे हैं वो बर्बाद नहीं हो रहा है, वो एक पेंशन फंड में भी पैसा जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मेडिकल जो है वो ऑलमोस्ट फ्री है। छोटा मोटा खर्चा होता है, बट बड़ा कुछ अगर आपको हो गया वो फ्री में कवर हो जाएगा। प्रेगनेंसी भी फ्री में हो जाएगा ऑलमोस्ट। छोटा मोटा खर्चा आता है 200-300 क्राउन का, तो आप समझ लेना। तो जो भी टैक्स आप दे रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिल ही रहा है। हायर स्टडीज़ भी फ्री है बच्चों का, तो हायर स्टडीज़, कॉलेज एजुकेशन वगैरह फ्री है। स्कूल में छोटा सा एक फ़ीस लेता है, वो भी नॉमिनल है। तो और लेकिन हायर स्टडीज़ तो फ्री है। इधर आप कॉलेज में इंजीनियरिंग या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका वो फ्री हो जाएगा। तो सॉरी फ्रेंड्स, पीछे बहुत सारा बर्ड्स है, उनका आवाज़ आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक मस्त अच्छे जगह पे आके बैठा हूँ। एक्चुअली सामने मेरी डॉटर और मिसेस डॉटर खेल रही है एक्चुअली पार्क में। ये जो जगह है ट्रॉलहैटन बोल के शहर है, मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 75-80 किलोमीटर्स दूरी पे है। हम लोग आए थे इधर क्योंकि मैंने सुना था यहाँ का पार्क बहुत ही अच्छा है। तो मैं व्लॉग में डाल दूँगा, आप देख लेना पार्क वगैरह कैसा है इधर। तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो भी टैक्स का अमाउंट है ना, वो आपका वेस्ट नहीं जा रहा है इधर। एक कुछ अमाउंट पेंशन फंड में जा रहा है, और अगर आपका कुछ क्रिटिकल इलनेस होता है तो उसका भी खर्चा मिल जाएगा गवर्नमेंट को, ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा। हायर एजुकेशन फ्री है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्वीडन में एक जॉब लॉस इंश्योरेंस भी होता है। हालांकि उसके लिए हम लोग 120 या समथिंग यूरोस पे करते हैं, एक औकासा बोलते हैं इधर। तो वो भी है जॉब लॉस इंश्योरेंस। उसमें 1 साल तक आपको 80% ऑफ द लास्ट सैलरी वो मिल जाता है, अगर आपका सडनली जॉब वगैरह लॉस हो गया तो ये सब कुछ है फ्रेंड्स। जो टैक्स अमाउंट है वो पूरा जो है वो ये नहीं हो रहा है, उसमें से आपको पैसा वापस या बेनिफिट्स मिलता रहेगा फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, उसमें भी बेनिफिट्स मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस हिसाब से। तो ये था सारा हिसाब किताब। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप लेंगे, तो अगर आपका सैलरी इंडिया में 30 लैक्स 28 to 30 लैक्स है, तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे सेविंग थोड़ा सा कम ही लगेगा आपको। यहाँ पे सेविंग नहीं होगा उतना ज़्यादा। मैं जब आ रहा था, मेरा जो लास्ट सैलरी था वो अप्रॉक्सीमेटली 14 लैक्स था इंडिया में। इसलिए मैंने मेरा जो सैलरी है उसी के हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ साल में रह के आ सकता हूँ। वैसे मैं बता दूं फ्रेंड्स, मेरा एक्सपोजर मिलना मेरे लिए और भी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सभी कंपनीज जो सर्विस ओरिएंटेड कंपनी होता है। मैं टियर 1 सप्लायर में ही था, उनका प्लांट्स वगैरह लेकिन इंडिया में है नहीं। इंडिया में सिर्फ ऑफिस है जहाँ पे डिज़ाइन डेवलपमेंट का काम होता था। तो ये जो प्लांट और मशीनरी और ये जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो मेरे को यहाँ आने के बाद ही ये कंपनी के थ्रू मिल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। जो लोग सॉफ्टवेयर में रहेंगे वो भी अब मेरे काम से रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअल डिप्लॉयमेंट जो सॉफ्टवेयर का हो रहा है, मान लीजिए आपका यूएस और यूरोपियन क्लाइंट है, वो यूरोप में हो रहा है, तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो रियलिटी में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे आने के बाद ही मिलेगा। वहाँ पे इंडिया में बैक एंड में अगर कोई क्लाइंट के लिए काम कर रहा है तो उनको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जैसे मैं कर रहा था। अगर आप क्लाइंट के लिए नहीं कर रहे कि आप डायरेक्ट OEM या टियर 1 जो भी है उनका प्लांट्स है, जैसे मेरे केस में, या जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हैं उनका वो सॉफ्टवेयर उधर ही डिप्लॉय हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा। तो ये मेरे लिए तो ये था, मेरा एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा था। मेरा लास्ट सैलरी जो है वो 14 लैक्स का था इंडिया में 4 साल पहले। तो मैं उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मैं इधर थोड़े दिन रहता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी जब मिला है। मैं वैसे पहले भी यूरोप में काम कर चुका हूँ, लेकिन वो ऑन साइट बेसिस में था, 6 महीना वगैरह में था बहुत बार।
तो वो ऑन साइट तो मेरा थोड़ा बहुत मैं आइडिया था, तो मुझे लगा कि एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये एक पॉइंट था मेरे लिए। तो आप समझ सकते, तो आप ये इसके हिसाब से जो खर्चा है वो कैलकुलेट कर लेना। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि हमको साल में एक बार घर भी जाना होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि आप इंडिया में मान लीजिए किसी और सिटी में रह रहे हैं और आपको नेटिव सिटी में जाना है, तो उतना खर्चा नहीं आता है। तो मान लीजिए 1 महीने का जो सैलरी है उसी में पकड़ लीजिए कि इंडिया आने जाने में और वहाँ पे जाके खर्चा करने में लग जाएगा। तो वो भी पकड़ लीजिए। और एक है दूसरा, यहाँ पे बोनस मिलता है थोड़ा बहुत कोई कोई कंपनी में। बोनस बोनस आपको मान लीजिए 10-15 हज़ार से 20 हज़ार यूरो, 20 हज़ार यूरो नहीं, सॉरी, सेक इसी के स्वीडिश क्राउन्स में मिल जाएगा। समर के टाइम में मिलेगा वो पैसा। तो 10-15 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में, लेकिन उसमें भी टैक्स कट के आपको मिलेगा, तो वो एक बोनस रहता है। बाकी एक्स्ट्रा इतना ही था फ्रेंड्स। और एक चीज़ है, एक अगर आपको हर एक कंपनी का, अगर आप जिम या कुछ भी ऐसा मेंबरशिप लेते, तो आपको उसमें 3000 क्राउन्स पर ईयर का मिल जाता है कंपनी की तरफ से। एक्चुअली वो टैक्स बेनिफिट रहता है। तो आप जिम का मेंबरशिप वगैरह लेते हैं और वो जो उसका बिल कंपनी को सबमिट करते हैं, तो वो मिल जाता है। तो ये था सारा हिसाब किताब फ्रेंड्स। तो आपको होप आइडिया लग गया होगा कितना सैलरी मिलने पे आपको यहाँ आना चाहिए और कितना मिलने पे नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है, मेरा एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हर एक का सिचुएशन अलग होता है, तो उसके हिसाब से आप समझ लेना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।